जय हिंद दोस्तों इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अपने पीक पर है। लगातार परिस्थितियां बदल रही हैं और परिस्थितियां इस तरीके से बदल रही हैं, हालात इस तरीके से लगातार बदल रहे हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। ऐसे में जब हालात बदल रहे हैं, सिचुएशंस लगातार चेंज हो रही हैं, ऐसे में एस जयशंकर सर का एक बयान आता है और उस बयान से पॉसिबिलिटी ये है कि लगभग यूरोपियन नेशंस जितने भी हैं वो बिधक ना जाएं या वो एकदम से गुस्से में ना आ जाएं या इंडिया से नाराज़ ना हो जाएं। अब उसके ऊपर ही डिस्कशन करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या स्कूल में हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या जॉब वगैरह कर रहे हैं और साथ में या फिर आप बड़े हैं और आपके छोटे भाई बहन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हैं, इंटेलिजेंट हैं, स्कूल या बोर्ड वगैरह जो हैं वो टॉप कर रहे हैं और आपको लगता है कि उनके पास पोटेंशियल है यूपीएससी क्रैक करने का, आईएएस ऑफिसर बनने का, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पोस्ट जॉब के लिए क्वालिफाई करने का या उस सबसे बड़े अफसर बनने का, तो हमने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे प्रतिभावान बच्चों के लिए यूपीएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगर बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा इंटेलिजेंट मीन्स वो स्कूल में क्लास में टॉप कर रहा है और ब्रिलियंट बच्चा है, तो उसके टैलेंट को निखारने के लिए या तो आप आईआईटी वगैरह की तैयारी शुरू करवाएंगे, वो तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन अभी जो बच्चा जो स्कूल या बुक्स पढ़ रहा है, अगर उन्हीं को अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा तो ब्रिलियंसी अल्टीमेट लेवल पर होगी। और अगर वो बच्चा यूपीएससी के बारे में सोच रहा है और आपको लगता है कि वो यूपीएससी क्रैक कर सकता है, तो उस बच्चे को अभी हमारे इस कोर्स में एडमिशन दिलाइए। 1 आवर की क्लास होगी डेली, यानी पढ़ाई को हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 1 घंटे की क्लास डेली चाहिए और 1 घंटे की क्लास के साथ साथ हमने उसकी फीस भी इतनी कम रखी है कि आप लोग जहां ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे होंगे, हो सकता है उससे भी कम हो। 500 रुपीज़ पर मंथ की इसकी फीस है और ये कोर्स जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी शुरू से करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। इन नंबर पर कॉल करके आप फर्दर इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर चुके हैं लेकिन आप को डर लग रहा है आंसर राइटिंग से लेकर बहुत सारे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में, या उनको आंसर कैसे लिखे जाएं, नोट्स कैसे बनाए जाएं, खासकर करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स के, तो दोस्तों हमने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। उस कोर्स के अंदर जितने भी इंडिया के बड़े जाने माने इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपनी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, उन सभी इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज का क्रक्स और उनके जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उनका डायमेंशन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा बाकायदा इंस्टीट्यूट के नाम के साथ। तो इसके साथ ही दोस्तों एक चीज़, मतलब जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वाजीराम हो गया, इनसाइट हो गया, इनसाइट के बाद विज़न हो गया, विज़न नेक्स्ट, और जो भी टेस्ट सीरीज XYZ चल रही है, इन सभी बड़े इंस्टीट्यूट्स के या बड़े ब्रांड्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको उन्हीं के नाम के साथ बाकायदा आपको बताकर प्रॉपरली इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, सॉल्यूशन लिखवाए जाएंगे, फ्लो चार्ट्स बनवाए जाएंगे और आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जाएगा। भाई अकेला एक स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चंस या सभी इंस्टीट्यूट्स को तो कवर एकदम से नहीं कर सकता, लेकिन हाँ हम उसे कवर ज़रूर करवा सकते हैं। तो इस कोर्स के लिए आप जल्दी से जल्दी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को, अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कीजिए हमारे इन दिए गए नंबर्स पर ताकि आप कहीं लेट ना हो जाएं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक ये है कि खलबली मची हुई है खासकर यूरोप के देशों के अंदर, जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर सर ने कहा कि नाटो इज अ ओल्ड वर्ल्ड टर्म, या यूं कहें कि नाटो इज अ कोल्ड वॉर टर्म, और क्वाड जो है वो क्वाड लुक्स इनटू फ्यूचर। असलियत में मामला समझिए, यहां मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि लगभग पिछले 2-3 साल में एक पिक्चर क्लियर जो निकल कर आई है, वो असलियत में बड़े तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये ट्राइपोलर वर्ल्ड यानी 3 ध्रुवीय विश्व बन चुका है। ये 3 ध्रुवीय विश्व इस तरीके से बन चुका है दोस्तों कि एक तरफ यहां पर अमेरिका खड़ा हुआ है,
जो ओल्ड सुपर पावर है, दूसरा यहां पर रशिया खड़ा हुआ है जो कि किसी टाइम पर यूएसएसआर की वजह से लीडर ऑफ कम्युनिस्ट वर्ल्ड होता था, भले ही डिसइंटीग्रेट हो गया, हार गया, लेकिन अभी भी बहुत पावरफुल है। और तीसरी पावर इस दुनिया में राइजिंग कम्युनिस्ट पावर है, वो है चाइना, जो दुनिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम और डेमोक्रेसीज को खुलकर चैलेंज इस टाइम पर कर रहा है। ऐसे में यहां ये एक ऐसी पावर है जिसने दुनिया के अंदर 1991 से लेकर और 2021 के बीच तक हम मानकर आज तक चल रही हैं कि जो ओनली सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड था, ओनली सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड था। अब ऐसी सिचुएशन में जब तक ये ओनली सुपर पावर था, इसने दोनों को निपटाए रखा, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये भी कहीं ना कहीं रिवाइवल कर रहा है और साथ में ये जो है ये ओरिजिनेट कर रहा है और ओरिजिनेटिंग एज अ सुपर पावर इन दिस वर्ल्ड। अब ऐसे में यही चिंता है कि इन दोनों में से कोई दो, इन तीनों में से कोई दो आपस में मिल जाएं तो तीसरी वाले को बहुत ज़्यादा चैलेंज है। और मज़े की बात यह है कि तीनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। और यहाँ तक कि अब प्रॉब्लम यह है कि हालांकि कंफ्यूज्ड तीनों हैं, हालांकि कंफ्यूज्ड तीनों हैं, और इन सब में सबसे ज़्यादा बुलिशनेस जो दिखा रहा है, बुलिशनेस का मतलब गुंडई या बदमाशी दिखा रहा है, वो चाइना है। और सबसे ज़्यादा अगर इस दुनिया में कंफ्यूज्ड कोई सुपर पावर है इन तीनों में तो वो अमेरिका है। अमेरिका के अंदर भी वो अपने इंटरेस्ट्स को ढूंढ नहीं पा रहे। अमेरिका में खासकर जो बाइडन इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे कि असलियत में मामला क्या है। खैर, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ समझिए अमेरिका के सामने कंफ्यूजन क्या है। अमेरिका कंफ्यूज्ड इसलिए है कि या तो वो अपने पुराने दोस्तों को छोड़े और एक नई पावर क्वाड जो बन रही है उसको मजबूत करे और उससे चाइना को निपटाए, या फिर वो अपने पुराने दोस्तों के साथ खुश रहे, पुराने दोस्तों को सपोर्ट करता रहे, उनकी सपोर्ट लेता रहे और गाड़ी आगे चलती रहेगी, गाड़ी आगे चलती रहेगी। मैं इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। अब आप यहां पर आ जाइए। यहां पर एक कंट्री, यहां पर एक जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है वो है नाटो। नाटो का काम था किसी टाइम पर यूएसएसआर का सामना करना, उसके एक्सपेंशन को रोकना, उसकी बुलिशनेस को रोकना, उसकी गुंडई को रोकना। जब नाटो का गठन हुआ था तब यूएसएसआर अपने पीक पर था और पूरी दुनिया के कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा था, लेकिन यहां यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब सवाल समझिए, यहां पर यूएसएसआर का जैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ तो यूएसएसआर का जो प्रभाव था ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा था और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा था। तो धीरे धीरे ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी नाटो में शामिल होती चली गई। इसलिए 1949 के अंदर जो देश या जो ग्रुप 10 कंट्रीज से शुरू हुआ, आज के दिन उसमें 30 कंट्रीज जो हैं वो आ चुकी हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि नाटो में अगर ये 30 कंट्रीज आ चुकी हैं तो इसका मतलब ये है कि इसने लगभग, हालांकि इसमें बहुत से देश नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर बड़ी संख्या में ये देश मौजूद हैं। और आज के दिन इन नाटो कंट्रीज के अंदर, नाटो के अंदर 30 देश मौजूद हैं और ये मेनली यूरोपियन कंट्रीज के देश हैं, यूरोप के देश हैं। अब सवाल ये है, इन 30 देशों को नाटो के साथ इकट्ठा करने के
पीछे का लॉजिक क्या है, जबकि रशिया और यूरोपियन यूनियन के, रशिया और यूरोप के रिलेशंस जो हैं वो लगातार सुधरते जा रहे हैं, ताकतवर होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल रशिया से जाने वाली ऑयल एंड गैस पाइपलाइन जो जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया से लेकर अलग अलग देशों में जा रही है, और रशिया आज के दिन इन यूरोपियन कंट्रीज की एनर्जी सप्लाईज को फुलफिल करने वाला एक इम्पॉर्टेंट कंट्री बन चुका है। इनकी कंपनीज आपस में, ये कंट्रीज और इनकी इकोनॉमी आपस में क्लब कर चुकी है, और यहाँ तक कि रशिया जो है वो अपनी इकोनॉमी को बचाए रखने और चाइना को काउंटर किए रखने के लिए कहीं ना कहीं ये यूरोपियन मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जो यूरोपियन मार्केट है, ये यूरोपियन मार्केट मेनली इसके ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज को खरीद रही है। तो क्या दुनिया का ऐसा कोई समझदार व्यक्ति या देश होगा जो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने ही ग्राहक को मार डाले और अपना काम धंधा बंद कर दे, अपनी फैक्ट्री जला दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अमेरिका को हराना है? यहां अगर रशिया की पॉलिसी को समझा जाए तो रशिया सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक काम कर रहा है कि उसकी जो पोजीशन है उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बस। यानी वो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के अंदर यूरोप की कंट्रीज को एक मार्केट की तरह तो देखता है, लेकिन बेलारूस और यूक्रेन जैसे देशों के अंदर, या इस जो क्या नाम है, एशिया माइनर जैसे रीजन्स के अंदर, काकेशस रीजन्स के अंदर जो उसका इन्फ्लुएंस है उसे कम होते हुए नहीं देखना चाहता। यही एक कारण है कि बेलारूस और यूक्रेन के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसमें रशिया खुलकर अपोज कर रहा है, खुलकर इंटरफियर कर रहा है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका रशिया की स्ट्रेटेजी को समझ रहा है? तो आंसर है नहीं। अमेरिका रशिया की स्ट्रेटेजी को शायद या तो समझ नहीं रहा या फिर उसकी कोई और पॉलिसी है, तैयारी किया क्या, अभी समझ में नहीं आ रहा। रीजन उसका क्या है? क्योंकि कभी वो बियर आइलैंड के ऊपर, भाई मरमंस्क यहां पर नेवल पोर्ट है रशिया का, जो इकलौता ऐसा नेवल पोर्ट है जो ओपन सी में खुलता है बिना किसी स्ट्रेट को क्रॉस किए हुए। उसके पास में नॉर्वे का बियर आइलैंड है, उस बियर आइलैंड के ऊपर B2 बॉम्बर पॉइंट प्लांट कर देना, और वो भी इसका मतलब ये कि जैसे ही वो उड़ान, मतलब जैसे ही वो नेवल बेस आगे बढ़ेगा, ये B2 बॉम्बर्स जो हैं वो पूरा मरमंस्क वो जो नेवल बेस है उसको डुबो देंगे या खत्म कर देंगे। यानी ये देखिए, आप रशिया से पंगा ले रहे हैं बेलारूस में, रशिया से पंगा ले रहे हैं यूक्रेन में, रशिया से पंगा ले रहे हैं उसकी अपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ जब चाइना की बात आ रही है, चाइना में इंडो पैसिफिक की जब बात आ रही है, तो बाइडन को उसकी भाषा में समझाने के लिए या गुस्से से स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में समझाने के लिए ताइवान की जो लीडरशिप है वो भी खुले शब्दों में कह चुकी है कि अमेरिका जो है इस समय पर पैर पीछे खींच रहा है, ताइवान को मरने के लिए छोड़ने की सिचुएशंस है, और कड़े शब्दों में अमेरिका की निंदा कर चुका है। और फिलीपींस के मामले में भी, फिलीपींस भी कहीं ना कहीं अमेरिका की हरकतों को देखते हुए उनके जो राष्ट्रपति हैं वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होकर या कुछ भी चाइना के सामने सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी चाइना के 4 लोग मार दिए थे फिलीपींस के अंदर और एक रिवोल्ट लाइक सिचुएशन आ गई। लेकिन अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रंप ने इस एरिया में, खासकर इंडो पैसिफिक के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया। अब यही समझिए, यहां पर नाटो है। अब इस नाटो की रीजन या जरूरत क्या बची? सिर्फ इसलिए इतनी कि रशिया को काउंटर ना किया जाए, रशिया को सिर्फ काउंटर बैलेंस किया जाए, रशिया के एक्सपेंशन को रोका जाए। कारण ये समझिए, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो अभी भी रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री बचा हुआ था, आप देख सकते हैं। अब रशिया अगर कंट्री बचा हुआ है तो जैसे ही इसका रिवाइवल होना शुरू हुआ अंडर पुतिन, तो अमेरिका को एक थ्रेट लगने लगा कि यार ये तो हमारे
जितना भी हमने मेहनत करके अचीव किया उसे ख़त्म कर सकता है और यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। इसलिए अमेरिका ने नाटो नेशंस के अंदर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उनको जोड़ना शुरू किया और जो कंट्रीज किसी टाइम पर क्या नाम है यूएसएसआर के साथ होती थी, अब वो जाकर नाटो के साथ मिल गई हैं। सवाल ये है, सारी कंट्रीज नाटो के साथ हैं और इसका अगर हम मान लें कि इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करना है तो यार इसका मतलब तो ये कभी भी नहीं है कि क्या रशिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए उससे युद्ध ही छेड़ा जाए। बस ये है, अपने दोस्तों को अपने साथ मिला लो और दूसरा किसी को वहां पर डोमिनेट करने की परमिशन मत दो। लेकिन सच क्या है या सही क्या है? वहीं इसकी दूसरी तरफ देखें तो रशिया बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस पाले हुए नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन चाइना जो ओपनली अमेरिका को थ्रेट कर रहा है, अमेरिका को वार्निंग दे रहा है, इंडो साउथ चाइना सी के अंदर बुलिशनेस दिखाने की कोशिश कर रहा है, इवन ग्वादर तक उसके फिशरमैन जो गूंस हैं, फिशरमैन के रूप में जो गूंस हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि क्वाड जो है वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। ट्रंप जो था, ट्रंप ने क्वाड को मजबूत करने की कोशिश करी, लेकिन क्वाड के मामले में बाइडन कंफ्यूज हैं और इसीलिए बाइडन को चेतावनी देने के लिए एस जयशंकर सर ने ये कहा कि दुनिया बदल रही है और क्योंकि दुनिया बदल रही है इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। नाटो एक कोल्ड वॉर टर्म हो चुकी है और क्वाड आज की रियलिटी है। अब यहां कहने से ये जो 30 कंट्रीज हैं इनको ऐसा लगने लगा कि इनके ऊपर आरोप है और ये कहा जा रहा है कि नाटो को क्लोज कर दो। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 30 कंट्री हैं ये नाटो में इसलिए बने रहना चाहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इन देशों की इंपॉर्टेंस बनी रहे, महत्व बना रहे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन देशों का महत्व बना रहे ताकि इन देशों की जो इंपॉर्टेंस है वो बनी रहे, ताकि ये दुनिया में नई जो राइजिंग इकोनॉमीज हैं उनके अगेंस्ट अपनी पोजीशन को मजबूत किए रखें। इसके अलावा रियलिस्टिक वे में अगर देखा जाए या रियलिटी के अंदर देखा जाए तो आज के दिन नाटो का इस अप्रोच के अलावा कोई काम नहीं है। जैसे ही एस जयशंकर सर ने ये बयान दिया, उनको लगा या यूरोपियन कंट्रीज़ को लगना ये स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं उनकी इम्पोर्टेंस को कम करके आंका जा रहा है या उनकी इम्पोर्टेंस को कम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि किसी का इस पर बयान नहीं आया, लेकिन इसका एक रिपरकेशन होने के पूरे चांसेस हैं, यानी इसका दूसरा प्रभाव पड़ने के पूरे चांसेस हैं। अब वो प्रभाव क्या होगा, कैसा होगा, इसके ऊपर बाद में देखा जाएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।